नमस्कार दोस्तों। और लीजिए, हम आ गए हैं आपकी साइंस की किताब के आखिरी सफर पर। यह है इस बुक का फाइनल चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, मोशन ऑफ द अर्थ एंड द स्काई। क्या जर्नी रही है। हमने मिलकर 11 चैप्टर्स पूरे किए और अब इस ग्रैंड फिनाले में हम समझेंगे कि हमारा अपना प्लैनेट, हमारी धरती, इस विशाल स्पेस में आखिर चलती कैसे है। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर शुरू होता है रश्मिका के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। उसने देखा कि सुबह परछाइयां अलग होती हैं, दोपहर में अलग। तो उसके दिमाग में आया कि जरूर सूरज चल रहा होगा, राइट? द सन इज मूविंग। लेकिन फिर उसे याद आया कि स्कूल में तो पढ़ा था कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। तो सच क्या है? सोचने वाली बात है ना? आइए आज इस पजल को मिलकर सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी सोलर सिस्टम लेवल की पहेली को सुलझाने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक एक बहुत सिंपल सी चाबी देती है, एक मैरी गो राउंड, यानी कि वो गोल गोल घूमने वाला झूला। अगर हम इस झूले के एक्सपीरियंस को आसानी से समझ गए ना, तो हम एक बहुत जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे, जिसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। हिंदी में कहे तो अपेक्षित गति। ओके, तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 135 खोलिए। वहां है एक्टिविटी 12.1। बुक में लिखा है, इमेजिन यू आर ऑन अ मेरी गो राउंड टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज, विच वे डू द ट्रीज आउटसाइड सीम टू मूव। इसका मतलब, सोचिए आप एक झूले पर बैठे हैं जो घड़ी की सुइयों से उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो बाहर के पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो आपको किस तरफ जाते हुए दिखेंगे? ऐसा ही लगेगा ना कि वो सब आपसे उल्टी दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और यहीं पर है हमारा सीक्रेट। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रिलेटिव मोशन। इसका मतलब है कि कोई चीज आपको चलती हुई इसलिए लगती है क्योंकि आप खुद चल रहे होते हैं। पेड़ तो अपनी जगह पर ही खड़े हैं, लेकिन उस घूमते हुए झूले से आपको वो घूमते हुए दिख रहे हैं। ये जो एपरेंट मोशन है ना, बस इस आइडिया को पकड़ के रखिएगा। रश्मिका की पहेली का जवाब इसमें ही छिपा है। तो अब इस मेरी गो राउंड वाले आइडिया को थोड़ा बड़ा करते हैं, कॉस्मिक लेवल पर सोचते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम सब, आप, मैं, हम सब एक बहुत बहुत बड़े झूले पर बैठे हैं और उस झूले का नाम है प्लैनेट अर्थ। और ये सिर्फ सूरज के चारों तरफ घूमी नहीं रही, बल्कि अपनी ही जगह पर भी स्पिन कर रही है। और इसका यही स्पिन दिन और रात का कारण बनता है। इसको आसानी से इमेजिन करना है तो सोचिए एक घूमते हुए लट्टू के बारे में, या छत पर चलते हुए पंखे के बारे में, या फिर उस बास्केटबॉल के बारे में जिसे खिलाड़ी अपनी उंगली पर नचाते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही घूमती है, लगातार, नॉन स्टॉप, अपनी ही जगह पर। इस घूमने को साइंस की भाषा में कहते हैं रोटेशन, यानी घूर्णन। ये क्या है? ये है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टर्निंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट, कॉल्ड द एक्सिस। तो मिल गया जवाब। जैसे झूले पर बैठे आपको पेड़ घूमते दिख रहे थे, ठीक वैसे ही सूरज हमें ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी अर्थ असल में वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। अमेजिंग, राइट? और यही रोटेशन दिन और रात का साइकिल बनाता है। यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं। सोचो, एक परछाई के बारे में एक छोटा सा सवाल और हम कहाँ तक आ गए। हमने ये समझ लिया कि हमारा पूरा प्लैनेट कैसे चलता है। दोस्तों, यही है आपकी क्यूरियोसिटी की, आपकी जिज्ञासा की ताकत। कभी भी सवाल पूछना बंद मत करना। अपने अंदर के साइंटिस्ट को हमेशा जिंदा रखो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अगर अर्थ के रोटेशन से हमें दिन में सूरज चलता हुआ दिखता है, तो आपके हिसाब से रात में क्या होता होगा? क्या यही सेम लॉजिक आसमान के तारों पर भी अप्लाई होता है? चलिए देखते हैं। और जवाब है यस, बिल्कुल। तारे भी हमें आसमान में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखते हैं। रीजन? वही, हमारी अर्थ का रोटेशन। आपकी किताब की एक्टिविटी 12.3 इसे आजमाने को कहती है। अगर आप रात को 9 बजे सप्तऋषि तारामंडल, जिसे बिग डिपर भी कहते हैं, उसे देखें और फिर 2 घंटे बाद दोबारा देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि उसने आसमान में अपनी जगह बदल ली है। और इससे जुड़ी एक बहुत ही कूल बात है जो आपके किताब के फैसिनेटिंग फैक्ट बॉक्स में दी गई है। जो एस्ट्रोफोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो इस एपरेंट मोशन को कैमरा में कैप्चर करते हैं। वो कैमरा का शटर बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं और इससे तारों की मूवमेंट से रोशनी की खूबसूरत गोल लकीरें या आर्क्स बन जाते हैं, जिन्हें स्टार ट्रेल्स कहते हैं। साइंस और आर्ट का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन आसमान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और मोशन भी है।
हमारी अर्थ सिर्फ अपनी जगह पर घूमती नहीं, वो सूरज के चारों तरफ एक लंबे साल भर के सफर पर भी निकली हुई है। इस सफर को कहते हैं रेवोल्यूशन। और इसकी वजह से ब्रह्मांड को देखने की हमारी खिड़की बदलती रहती है। यही कारण है कि सर्दियों में हमें जो कॉन्स्टेलेशंस दिखते हैं वो गर्मियों में दिखने वाले कॉन्स्टेलेशन से अलग होते हैं। अब सोचिए, जब ये विशाल चीजें सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा अपने अपने रास्तों पर घूमते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो एक दूसरे पर अपनी विशाल परछाइयां डालते हैं, जिससे बनता है नेचर का एक सबसे शानदार शो, एक इक्लिप्स, जिसे हम हिंदी में ग्रहण कहते हैं। पर एक सवाल, एक छोटा सा चंद्रमा इतने विशाल सूरज को आखिर कैसे ढक सकता है? आपकी किताब में एक्टिविटी 12.4 है जो इसका जवाब एक मजेदार एक्सपेरिमेंट से देती है। चलो ट्राई करो। अपने एक दोस्त को थोड़ी दूर खड़ा करो। अब अपनी एक आंख बंद करके अपने अंगूठे को हाथ सीधा करके सामने रखो। देखा, आपका छोटा सा अंगूठा आपके दोस्त के पूरे सर को ढक सकता है। ये सब पर्सपेक्टिव और डिस्टेंस का खेल है दोस्तों। तो दो तरह के ग्रहण होते हैं और इस स्लाइड से उनका फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, सिंपल। अलाइनमेंट होता है सन मून अर्थ। और लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में आती है और हमारी परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। अलाइनमेंट सन अर्थ मून, बस इतना ही सरल है। और एक और फैसिनेटिंग फैक्ट जो इस साइंस को हमारी रिच हिस्ट्री से जोड़ता है, ये ग्रहण शब्द संस्कृत से आया है। और आपको पता है, प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमर्स इसमें एक्सपर्ट थे। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में ग्रहण कब होंगे इसकी बिल्कुल आकादम एक्यूरेट कैलकुलेशंस मौजूद थी। है ना अद्भुत बात? तो इस चैप्टर को रैप अप करते हैं और आइए जल्दी से इसकी मुख्य बातें यानी की टेकअवेज को रिवाइज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए और आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला, सूरज और तारों का दिखना अर्थ के रोटेशन के कारण है। दूसरा, यही रोटेशन दिन और रात बनाता है। तीसरा, अर्थ का रेवोल्यूशन साल भर तारों का नजारा बदलता है। और आखिर में सोलर और लूनर इक्लिप्स सन, अर्थ और मून के अलाइनमेंट का खेल है। और इसके साथ हमने ये पूरी किताब खत्म कर ली है। बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि इन एक्सप्लेनर्स ने आपको कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझने में मदद की होगी। ये ना सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जहां आपका फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, अगली बार हम कौन सी टेक्स्ट बुक और कौन सी क्लास को एक्सप्लेन करें। हमें नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले एक्सप्लेनर में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।